नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस और सीए के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मतलब आज का वीडियो जीके जीएस और सीए के प्रश्नों का एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रैक्टिस सेट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और साथ में जो की पॉइंट बताए जाते हैं उसको भी ध्यान से आपको समझना है और नोट करते जाना है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत का पुराना संसद भवन किस पौराणिक मंदिर से प्रेरित था? जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो पहला मतलब पुराना जो संसद भवन है, ओल्ड जो पार्लियामेंट हाउस है, वो किस आकार में था? गोलाकार आकार में था ना। आपको याद है ना? ठीक है, तो ये किस मंदिर से प्रेरित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है ये? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 64 योगिनी मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने किया? वास्तुकार कौन थे? बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको डिजाइन किया था। 1921 से 1927 के बीच में पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ था। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर की अगर बात करें जो है तो 2025 मार्च 2025 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। केवल यही नहीं, अशोकन एडिक्ट साइट्स को भी और 64 योगिनी मंदिर समूह को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, खेलों से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चाहे वो बाल की लंबाई हो, मैदान की लंबाई हो, बाल का वजन हो, क्रिकेट बाल का वजन हो, ठीक है, या विभिन्न खेलों की जो मैदान होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन, या विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यूएसए, अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अच्छा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से इसमें 2 टीमें होती हैं, कुल मिला के इसमें 18 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल कैसा खेल है ये बल्ले और गेंद का खेल है, जो बारी बारी से बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसे मिला? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राजन पद्मनाभन। गोविंद राजन पद्मनाभन, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया परजीवियों पर उनके काम के लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो 11 मई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जो है 11 मई को ही भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, अच्छा, इस पुरस्कार की अगर बात करें तो 11 मई को इसकी घोषणा होती है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, और 23 अगस्त को जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है वहां उस दिन जो है इस पुरस्कार को क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में 1886 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और
भारत में गरीबी का आकलन करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर नंबर सी, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 बार युद्ध हो चुका है। ठीक है, अभी जो हुआ है ये युद्ध नहीं था। ठीक है, युद्ध क्या होता है, जब दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस करती हैं तो उसे युद्ध कहा जाता है। ठीक है, युद्ध कब कब हुआ है, 1965 में हुआ था, जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था। ठीक है, 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कहा जाता है, जिससे कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है, और 1999 कारगिल की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसपे क्या हुआ था, पाकिस्तानियों ने पहाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 1999, 1965 और 1971 ये 3 बार जो है ये घोषित युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक आपातकाल लगा था। आपातकाल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं, चाहे आपातकाल कितने प्रकार का होता है, कब कब घोषित किया गया है, भारत में आपातकाल कितनी बार लगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। बात करें अगर इसके आंसर की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल लगा था। ठीक है, कब हुआ था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक था, 1974 से लेकर 1979 तक इसका कार्यकाल था पांचवी पंचवर्षीय योजना का, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा, 25 जून 1975 को ये आपातकाल लगा था और 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल लागू रहा। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, उसकी जगह उन्होंने रोलिंग प्लान शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान के बारे में बार बार पूछा जाता है कि पहला रोलिंग प्लान या रोलिंग प्लान कब से कब तक था, तो 1978 से लेकर के 1980 तक जो है रोलिंग प्लान चला था, अनवरत योजना इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइंस का प्रश्न है कि 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 287 जो है एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 17, जी हाँ, 287 एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, क्लोरीन 17वें समूह का सदस्य है और प्री ब्रॉग का एलिमेंट है। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, यह एक राजनीतिक दल था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को कितने श्रेणियों में विरासत स्थलों को मान्यता देता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियों में। जी हाँ, 3 श्रेणियों में जो है यूनेस्को विरासत स्थलों को मान्यता देता है। कौन सी श्रेणियां हैं 3, ये है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है, वर्तमान समय की अगर बात करें तो विश्व विरासत सूची में 1199 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत की बात करें तो भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 83 विश्व स्थल हैं। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 33 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल है। ठीक है, 2024 में जो सबसे नया जोड़ा गया स्थल है वो असम का मोइदम है। मोइदम क्या होता है, मोइदम जो है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समंथा हार्वे। जी हाँ, समंथा हार्वे की उनका उपन्यास है आर्बिटल, जिसके लिए उन्हें 2024 का बुकर प्राइज मिला है। वही अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो जेनी एपेरनबेक
और माइकल हाफमैन ने अपनी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। अगला प्रश्न है कि पंडित कंठे महाराज का संबंध किस घराने से था। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक आपको इसका हम आंसर बता देते हैं। पंडित कंठे महाराज का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराना। जी हाँ, बनारस घराने से पंडित कंठे महाराज का संबंध है। ठीक है, आपने किशन महाराज का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो किशन महाराज जो है क्या थे, आपके चाचा थे। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किशन महाराज का संबंध है तबला से है। तो जी हाँ, पंडित कंठे महाराज का संबंध जो है तबला वादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस प्रदूषण की वजह से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। साइंस का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है जिसको COPD बोला जाता है, या फेफड़ों का कैंसर है। इन जैसी बीमारियां जो होती हैं वो वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसने की। इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। और और जी हाँ, रतन जी जमशेद जी टाटा दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी 1905 में। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। ठीक है, 1965 में इसका नाम बदल करके बम्बई स्वदेशी स्टोर लिमिटेड कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। दो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्वथा नेनी हरीश। ठीक है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, पर्वथा नेनी हरीश को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। अच्छा, वंदे मातरम को पहली बार किसने गाया था? 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का भाग नहीं है। CPU, ALU, पेपर, CU। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, पेपर कंप्यूटर का कोई भाग नहीं होता है, जबकि CPU है, ALU है, CU है, सब क्या कंप्यूटर के भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IPL 2024 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, विराट कोहली। अभी हाल ही में विराट कोहली ने BCCI से क्या कहा है, वो संन्यास लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, BCCI ने कहा कि आप थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा, रोहित शर्मा ने तो संन्यास ले लिया ना, T20 से ले लिया और टेस्ट क्रिकेट से भी ले लिया। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिहाज से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, विराट कोहली की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन के साथ इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में ऑरेंज कैप जीता। तो ऑरेंज कैप किसको मिलता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले को। वहीं हर्षल पटेल ने 24 विकेट के साथ IPL 2024 में पर्पल कैप अपने नाम किया। ठीक है, पंजाब किंग्स से आपका संबंध था। ठीक है, अच्छा, पर्पल कैप किसको मिलता है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। IPL 2024 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला? सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस धर्म में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है? हाँ, ईस्टर संडे जिसको कहा जाता है। तो ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ईसाई धर्म में ईस्टर संडे नामक त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, आपने गुड फ्राइडे को नाम सुना होगा। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जो है ईस्टर संडे मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है। केरल ने जो है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को केरल की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना है। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की। हेमा मालिनी, मृणाली साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंडेल या यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मृणाली साराभाई। जी हाँ, मृणाली साराभाई और उनके हस्बैंड विक्रम साराभाई ने मिलकर के 1949 में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, साराभाई का संबंध किससे है? मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? मृणाली साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शैलियों से है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं, क्लास का एंड करते हैं। प्रश्नों का लेवल अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो मेरे भाई, तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरा भाई। ठीक है, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।